नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से बड़ी मदद होती है और आपका 1 सेकंड लगता है, और वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है। आइए एक लेटर देखते हैं जो मिस्टर JN शुक्ला ने लिखा है श्री MV राव को, और कॉपी की है इसकी तमाम अथॉरिटीज़ को। ये बड़ा लेटर है और PSB एंड SBI के सभी घमंडी और CEO चेयरमैन को लिखते हैं, और ये सचिव DFS को लिखते हैं। और आगे ये लिखते हैं डॉक्टर भगवत कराड़ माननीय राज्य मंत्री जी को MOF, और बहन निर्मला सीतारमण जी को लिखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। अब ये मैं आपको जूँ का तूँ आपको बता देता हूँ। और रिटायरीज का स्वास्थ्य बीमा के बारे में है। श्री MV राव, अध्यक्ष इंडियन बैंक एसोसिएशन व MD CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। आदरणीय महोदय, विषय रिटायरीज का स्वास्थ्य बीमा राजा की नई पोशाक। यदि IBA या इसका कोई कार्यकारी इसे रिटायर्ड के लिए बैंकों की स्वास्थ्य नीति साबित करता है तो फोरम उसे 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार का वचन देता है। ये इन्होंने वादा किया है। और अपने स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा के लिए 13 मई 2024 को बैंक यूनियनों की बैठक बुलाई है। और इस संबंध में हम आपका ध्यान निम्नलिखित बातों पर आकर्षित करने की अनुमति चाहते हैं। नंबर 1, यह है कि जहाँ तक स्वास्थ्य बीमा पर विचार करने की बात है, आपको बैंकों से कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों के स्वास्थ्य बीमा पर नीति तय करने का अनुदेश मिला होगा, ऐसा हम मानते हैं। कार्यरत बैंक कर्मियों के लिए स्वास्थ्य नीति पर आप यूनियनों से बातचीत कर सकते हैं, अंतिम निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी वार्ताकार यूनियनों के सदस्य हैं। लेकिन जहाँ तक सेवानिवृत्तियों का प्रश्न है, वर्किंग यूनियनों का उनके संबंध में न बातचीत का अधिकार है और न ही कोई आपसे सहमति करने का है। नंबर 2, यह है कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी उनके न सदस्य हैं, न ही उन्होंने वार्ताकार यूनियनों को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया है। ऐसे में सेवानिवृत्तियों को लेकर आप वर्किंग यूनियन से किसी तरह की बातचीत या सहमति नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो यह अनधिकृत और गैर कानूनी होगा। IBA को ऐसा कोई अनधिकृत और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करना कानूनी विवाद खड़ा कर सकता है। नंबर 3 है, यह है कि स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व पूर्णतः संबंधित बैंकों का है। हाँ, बैंक अपने आपसे स्वास्थ्य नीति बनाने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन उस पर अंतिम निर्णय उनका कार्यान्वयन बैंकों के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इस संबंध में IBA बैंकों को निर्देशित नहीं कर सकता, क्योंकि IBA को बैंकों को निर्देशित करने का कोई अधिकार भी नहीं है। यह भी कि बैंकों के संचालन विषयों में IBA को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा IBA के 2019 के कथन के अनुरूप भी है। नंबर 4, यह है कि यह बैंकों का संस्थागत दायित्व है कि वे सेवानिवृत्तियों के लिए एक स्वास्थ्य नीति तय करें। ऐसा न होता तो सरकार कल्याण निधि स्वीकृत करते समय ऐसे कोई सलाह न देती, जैसा DFS ने IBA के श्री उन्नीकृष्ण को संबंधित पत्रांक FN 14/7/1992 FIR वॉल्यूम 2 दिनांक 24/2/12 में दिया गया। अफसोस की बात यह है कि सरकार के पत्रानुसार आवंटित कल्याण निधि आती रही, लेकिन बैंकों ने सेवानिवृत्तियों के स्वास्थ्य को लेकर दिए गए सुझाव का अनुपालन नहीं किया, और IBA सरकार ने इसे दायित्व सौंपा था, उसे सुनिश्चित करने के लिए जहमत नहीं उठाई गई। नंबर 5 है, यह है कि उपरोक्त पत्र वर्किंग और सेवानिवृत्तियों दोनों के स्वास्थ्य बीमा का सुझाव दिया गया। सुझाव वर्किंग और सेवानिवृत्तियों का नहीं, कल्याण निधि से बीमा कराना है और दोनों का करना है। यह बैंकों के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है, वे वर्किंग का कराएं और सेवानिवृत्तियों का न कराएं। व्यवहार में बैंकों ने इसे अपने विवेक का विषय बना लिया और IBA शतरमुर्गी अवदशा में रहा, और इस आपराधिक भेदभाव और मानी के कारण लाखों लोग सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य बीमा के लाभ से वंचित रहे, मृत्यु के शिकार हुए। नेक्स्ट है 6 नंबर। वो कहते हैं 6 पॉइंट पे यह है कि IBA और बैंक प्रबंधन दोनों भलीभांति अवगत रहे हैं कि सरकार ने खंडेलवाल कमेटी रिपोर्ट 2010 के आधार पर बैंकों को कल्याण निधि आवंटित किया, और इसका स्पष्ट उल्लेख उपरोक्त कल्याण निधि आवंटन पत्र में दिया गया है। और यह बैंकों का कर्तव्य था कि खंडेलवाल कमेटी के
संस्तुतियों के अनुसार ही कल्याण निधि को खर्च करें। और आईबीए पत्र आईबीए को संबोधित था, तो यह आईबीए की जिम्मेदारी थी कि वह कल्याण निधि के अंतिम उपयोग की निगरानी करती, और इस तरह आईबीए और बैंकों ने यूनियन के मिलीभगत से कल्याण निधि में रिटायर्ड के स्वास्थ्य बीमा के लिए निर्धारित राशि में बड़ी हेराफेरी की है। 7th है, यह है कि दिखाने को पेंशन्स के लिए आईबीए अप्रूव्ड हेल्थ पॉलिसी कहा जाता है। किस आधार पर यह सेवानिवृत्तियों के लिए बैंकों की स्वास्थ्य पॉलिसी कही जाती है, जबकि बैंक इस प्रीमियम नहीं देती। और इस तरह बैंक आईबीए यूएफबी तीनों मिलकर रिटायर्ड बैंक कर्मियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दरअसल में बैंकों ने सेवानिवृत्तियों के लिए कोई स्वास्थ्य सुरक्षा नीति बना ही नहीं। यह देखकर हैरानी होती है कि 7,80,000 रिटायर्ड बैंक कर्मियों में से केवल 1,20,000 के आसपास रिटायर्ड ने अपनी 2-3 महीने की पेंशन की लागत से बीमा पॉलिसी करा रखी है, और शेष 6,60,000 गैर बीमित हैं। 8वां नंबर है, यह है कि कुछ बैंकें सेवानिवृत्तियों द्वारा लिए गए स्वास्थ्य बीमा पर कुछ अनुदान राशि देती हैं, बशर्ते आईबीए अप्रूव्ड पॉलिसी ले लें। यह तो आईबीए अप्रूव्ड बीमा कंपनी के व्यवसाय के प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव है। जब बैंक प्रीमियम नहीं दे रही तो वे बीमा अनुदान के लिए आईबीए अप्रूव्ड पॉलिसी के लिए बाध्य कैसे कर सकती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो नेशनलाइज्ड बैंकों में सबसे ज़्यादा बीमा अनुदान दे रहा है, उसने बीमा अनुदान को लेकर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। यह प्रतिबंधित ट्रेड प्रैक्टिस है जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली बैंक कर रही है, वह भी अपने सेवानिवृत्तियों के हितों के खिलाफ। नंबर 9 है, यह है कि आईबीए अप्रूव्ड स्वास्थ्य बीमा सही अर्थों में द एम्परर्स न्यू क्लॉथ जैसा है। यह एक व्यर्थ स्वास्थ्य नीति है जो बेनकाब है, फिर भी इसे थोपे जाने का उपक्रम जारी है। यदि आपके पास इसके औचित्य का साबित करने का तर्क है तो जो औचित्य सिद्ध करें। फोरम आईबीए को प्रतीकात्मक तौर पर 1 लाख रुपये पुरस्कार देने का वादा करता है। नंबर 10 है कि सेवानिवृत्तियों के लिए जिस बीमा पॉलिसी को आपने तय किया है वह आपके व्यवसायिक हित संवर्धन का अंग है, और वर्किंग बैंक कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम संबंधित बैंकों को देना है। सेवानिवृत्तियों के बीमा का अतिरिक्त व्यवसाय बीमा कंपनियों को देकर आईबीए ने वर्किंग बैंक कर्मियों के प्रीमियम में रियायत का सौदा किया है। आपके पास इसे नकारने का कोई औचित्य नहीं, यह धोखा है कि इसे वैसा दिखाने का आडंबर किया गया जैसा वह है नहीं। नंबर 11, यह है कि बैंकों के लिए कामकाजी और सेवानिवृत्त दोनों के लिए एक बीमा पॉलिसी लेना एक सही कदम होता। इससे अधिक उचित सौदा मिलता, हर साल प्रीमियम में भारी वृद्धि न होती। यूआईआईसी ने एकल व्यक्ति के मामले पर भी पूरा प्रीमियम लिया और यह 4/5 वर्षों तक जारी रहा। एनआईसी ने एकल के लिए प्रीमियम आधा किया। यूआईआईसी एनआईसी सरकारी कंपनियां एनआईसी आधे प्रीमियम ने यूआईआईसी द्वारा पूरा प्रीमियम वसूलने को गलत साबित कर दिया, लेकिन न तो किसी बैंक ने और न ही आईबीए ने इसे यूआईआईसी या आईआरडीएआई का समक्ष उठाया। यह सभी संबंधित पक्षों की साठगांठ और जानबूझकर किए गए कार्य को स्थापित करता है। नंबर 11, यह 11th 2 बार हो गया, इसे 12th करो। यह है कि आज तक सेवानिवृत्तियों के लिए बैंकों की तरफ से कोई संस्थागत स्वास्थ्य नीति नहीं है। यह सेवानिवृत्तियों द्वारा अपने पैसे कराए गए स्वास्थ्य बीमा को बैंकों की स्वास्थ्य नीति से ही नहीं जोड़ा जा सकता। यह स्वास्थ्य नीति नहीं है। ऐसे में इसे स्वास्थ्य नीति कहना आंखों में धूल झोंकना है। दुर्भाग्य का विषय है कि 2015 से आईबीए और यूनियन ने मिलकर एक नग्न राजा की नग्नता को उसके राज के पोशाक निरूपित कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि आपको बीमा कंपनियों से सीमा सौदा तय करने का अधिकार किसने दिया और इस बीमा सौदे में एजेंट है या नहीं। आईबीए यूएफबी स्वयं एजेंट है। यह स्पष्ट होता है तो वर्षों से चल रही भ्रांतियों को जगह न मिलती कि स्वास्थ्य बीमा सौदे में बड़ा घपला और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सौदेबाजी का दायित्व है, और जिसे नजरअंदाज करके सौदेबाजों ने स्वयं को संदेह के घेरे में खड़ा कर रखा है। यह समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य बीमा 2 सरकारी संस्थानों अर्थात भारत सरकार की बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच का मामला रहा है और इसमें कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। बैंक कर्मियों को संदेह है कि इसमें बिचौलिए हैं। नंबर 13,
यह है कि सेवानिवृत्तियों के साथ स्वास्थ्य नीति की मानदंडों पर भी विचार कर सकता है, क्योंकि बैंकों ने यह ठेका आपको दिया है। आप अपनी रिपोर्ट बैंकों को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व है, यह तो निर्विवाद है कि खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुसार जिसे सरकार ने स्वीकार किया और तदनुसार कल्याण निधि स्वीकृत की गई सेवानिवृत्तियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी बैंकों की है और कल्याणकारी उपाय के रूप में इसे संस्थागत ढांचा देने की जरूरत है, और यह भी कि बीमारियों के अनुरूप इस किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, यह स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा तय होना चाहिए। आगे इसे नंबर 14 पॉइंट मान सकते हैं। आगे वो कहते हैं इस संबंध में यूएफबीयू या उसकी घटक यूनियनों से चर्चा पूर्णतः अप्रासंगिक है और वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इसके पास बैंकों से अनुदेश हो सकता है, यह इस तरह आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पेशेवरों के परामर्श से बीमारियों के सापेक्ष स्वास्थ्य नीति तय करना चाहिए। आगे कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ एक जैसी होती हैं, यह चाहे कोई कार्यरत हो या सेवानिवृत्त। अतः बैंक जो स्वास्थ्य सुविधाएं कार्यरत बैंक कर्मियों के लिए दे रही हैं, वही स्वास्थ्य सुविधाएं सेवानिवृत्तियों के लिए दी जानी चाहिए। इसमें भेदभाव का मतलब मानवीय जीवन और संवेदनाओं के बीच भेदभाव करना है। एक सभ्य और संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था किसी कभी ऐसे भेदभाव को स्वीकार नहीं करती। वर्तमान भेदभाव को स्वीकार नहीं करती। वर्तमान सरकार का वयोवृद्ध सामान्य नागरिकों को लेकर जो मानवीय दृष्टिकोण और स्वास्थ्य नीति है, बैंक उसे नज़रअंदाज न करें, उसे सुनिश्चित करते सेवानिवृत्तियों को अपनी लागत से स्वास्थ्य बीमा दें। हमें उम्मीद है कि आपके अंतर्मन में सेवानिवृत्तियों की दयनीय आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं का नितांत अभाव खटकता होगा और आप निसंदेह अपने अंतर्मन की आवाज़ ही सुनेंगे, न कि बाह्य कारणों की संज्ञान। सादर JN शुक्ला, नेशनल कन्वीनर। और इसकी प्रतिलिपियाँ इन्होंने भेजी हैं। नंबर 1 PSB और SBI के सभी MD और CEO चेयरमैन को। नंबर 2 इंसानियत के नाते विनम्र अनुरोध है कि जीवन के मामले में कार्यरत और सेवानिवृत्त के बीच भेदभाव न करें। सेवानिवृत्त लोगों को कृपया स्वास्थ्य सुरक्षा का कवर दें। नंबर 2 सचिव DFS MOF भारत सरकार, नई दिल्ली, कृपया अपने पत्र दिनांक 24/2/12 का अक्षरश अनुपालन कराएं। कल्याण निधि से हेल्थ कवर दिया जाए। नंबर 3 डॉक्टर भगवत कराड़, माननीय राज्य मंत्री MOF भारत सरकार, नई दिल्ली। नंबर 4 बहन निर्मला सीतारमन, माननीय वित्त मंत्री MOF भारत सरकार, नई दिल्ली। स्वास्थ्य सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य नीति को देखते हुए सभी के स्वास्थ्य निश्चित हो और बैंकों को भारत सरकार द्वारा आवंटित कल्याण निधि, जो सरकार के लाभांश का हिस्सा है, से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाए। बैंक्स सभी अभी तक कल्याण निधि को डाइवर्ट कर सेवानिवृत्तियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उसे रोका जाए। एक उत्तम लेटर है और इस लेटर के लिए हम साधुवाद देते हैं और उन्होंने भेजा है और हम भी इससे मिलता जुलता एक लेटर भेजेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। 8588898205। थैंक्स।